नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू यू थिंक आवर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल अडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्यों सोचते हैं या फिर आपके विचार से नेशनल मूवमेंट जो थे उन्होंने सपोर्ट किया इस आइडिया को कि सभी वयस्क जो है, सभी एडल्ट्स जो हैं, उन्हें राइट टू वोट होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने सपोर्ट किया इसे, क्यों? अगर हम लोग देखें तो अगर उस समय देखें तो इंडिया के ऊपर रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी। ठीक है, तो जो भी लॉ वो लोग उस समय बना रहे थे तो इसके अकॉर्डिंग बना रहे थे जो उनको फ़ायदा पहुंचाने वाले थे। किसी भी कंट्री के लिए अगर रूल्स बनते हैं वो इसलिए बनते हैं कि कंट्री और कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, सिटीजन्स को और कंट्री को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन जो वो लोग रूल बनाते थे उनके अकॉर्डिंग होते थे, उनके भले के लिए होते थे, जिसमें कि इंडियन सिटीजन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। इसीलिए इंडियन मूवमेंट्स जो थे उन्होंने सपोर्ट किया इस आइडिया को कि सभी को राइट टू वोट होना चाहिए, सभी एडल्ट्स को राइट टू वोट होना चाहिए, जिससे कि वो क्या करें, उनका पार्टिसिपेशन जो है वो हो सके। जो भी गवर्नमेंट बन रही है, जो भी लॉ बन रहे हैं, उसमें उनका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया। When the British ruled our country, the laws that were made were in a way imposed on the Indians। ठीक है, इंडियंस पे ज़बरदस्ती थोपे गए थे। There was no participation of citizens in them. Therefore, Indian citizen needed such a law where the participation and consent of citizen is given importance। ठीक है, उनका participation जो था वो ज़रूरी था। Therefore, nationalist movement supported the idea that all adults should be given the right to vote। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द 2004 मैप ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलॉन्ग साइड रफली आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन योर स्टेट। What is the name of the MP from your constituency? How many MPs does your state have? Why are certain constituencies colored green while others are colored blue? ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक मैप है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रफली आइडेंटिफाई करनी है अपनी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए, एक आप जैसे आप एक कंट्री में रहते हैं, कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं। अब एक पर्टिकुलर एक स्टेट में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसीलिए देखिए जब इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है कि रफली आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पहचाननी है। मान लीजिए यहाँ हम ले लेते हैं यूपी से। ठीक है, यूपी से अगर हम लेते हैं तो यूपी में देखेंगे लगभग 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। यहाँ पर देखिए आपको बहुत छोटे छोटे यहाँ पर बटा हुआ दिख भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर करीब 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, तो इसी तरह हर स्टेट जो है कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है। ठीक, जैसे ये एक स्टेट हो गया, अब वो एक स्टेट जो है कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एमपी फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, आपको क्या करना है कि अपनी पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, मान लीजिए यहाँ पर है जो भी है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली यहाँ छोटा सा है, तो दिल्ली को आपने आइडेंटिफाई, पहले यहाँ पर दिल्ली जो है वो आइडेंटिफाई हमने किया। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एमपी फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिल्ली से अगर हम लिखते हैं तो मिस्टर परवेश साहिब सिंह वो हैं। ठीक है, तो उनका नाम आ गया। फिर आगे क्या है, हाउ मैनी एमपीज डज योर स्टेट हैव। देखिए, किसी भी पार्टी या किसी के नाम से नहीं, यहाँ हम लोग समझने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या है कि कितने एमपीज जो है वो आपके स्टेट से हैं। तो अगर हम दिल्ली की बात करें, ठीक है, दिल्ली से अगर हम बात करते हैं कितने एमपीज हैं, कितने सांसद हैं, तो 7 आएंगे। ठीक है, यही यूपी की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर करीब 80 आ जाएंगे। ठीक, फिर आगे क्या है, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसको लिखिएगा। वाई आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज कलर्ड ग्रीन वाइल अदर्स आर कलर्ड ब्लू।
ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो यहाँ पर ग्रीन है जबकि कुछ जो है वो ब्लू हैं, क्यों हैं? तो उसका आंसर आपको यहीं पर है, वो लिखा हुआ है कि टोटल सीट्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो है वो आपकी टोटल सीट जो है वो कितनी है 543 हैं। ठीक है, अब इसमें से जनरल की कितनी है जो कि पिंक से शो हो रही हैं 412। अब यहाँ पर है कि कुछ जो है वो ग्रीन है जबकि कुछ ब्लू है, क्यों? तो जो ग्रीन है वो एसटी को शो कर रही हैं, एसटी की सीट्स कितनी है 47, एससी की कितनी है वो 84 जो कि ब्लू से इंडिकेट हो रही हैं। ठीक है, तो क्यों ग्रीन है? क्योंकि ये एसटी को, क्योंकि वो अलग अलग बटी हुई हैं तो ये एसटी को शो कर रही हैं इसलिए ग्रीन है, और जबकि कुछ ब्लू है क्योंकि वो एससी को शो कर रही हैं। ठीक है, तो आंसर आई थिंक आपको इसका क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, यू हैव रीड इन चैप्टर 1 दैट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया हैज 3 टायर्स. दिस इंक्लूड्स द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट्स. फिल इन द फॉलोइंग टेबल with information on the various representatives from your area. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले कि आपने फर्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ पर आपने देखा था क्या पार्लियामेंट जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद आपने देखा था स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बेस पर क्या करना है आपको, ये टेबल दी हुई है ये फिल करना है अपने स्टेट से लेते हुए। ठीक है, अपने स्टेट की डिटेल लेते हुए आपको इसे फिल करना है। विच पॉलिटिकल पार्टीज आर करंटली इन पावर. कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो करंटली पावर में है? स्टेट गवर्नमेंट में आप देख लेंगे कि कौन सी है, जो आपका स्टेट होगा वहाँ से, जैसे दिल्ली है तो आपने लिख दिया आप, ठीक है, या फिर उत्तर प्रदेश है बड़ा स्टेट है, लिख दिया वहाँ पर आपने बीजेपी. सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर तो बीजेपी ही है, सभी को पता है, मतलब सभी के लिए ये सेम है। ठीक है, स्टेट की तो सबकी चेंज होगी लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो सेम ही रहेगी. हु इज़ द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया. आपके एरिया से कौन करंट रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको लिखना है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक है, विच पॉलिटिकल पार्टी इज करंटली फॉर्म ऑफ द अपोजिशन. अपोजिशन में कौन सी पार्टी है? मान लीजिए यहाँ पर आपने आप लिखा है तो अपोजिशन में आपने डाल दिया यहाँ पर बीजेपी है, यहाँ बीजेपी है सेंट्रल में, तो वहाँ पर कौन है? कांग्रेस है अपोजिशन में. ठीक है, फिर व्हेन वेयर इलेक्शन लास्ट हेल्ड. कब लास्ट इलेक्शन जो थे वो हुए थे उसकी आपको डिटेल दे देना है, दिल्ली में कब हुए, या फिर यूपी बड़ा स्टेट है उसको अभी हुआ था उसका, तो उसको आप लिख सकते हैं 2022. ठीक है, फिर आगे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप यहाँ पर लिख देंगे कि कब हुआ था, 2019 में हुआ था. ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपने लिख दिया 2022, हम लोग ले लेते हैं यूपी से मान लीजिए, और यहाँ पर लिख दिया 2019 सेंट्रल का. ठीक है, फिर आगे क्या है, व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी हेड. कब नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे वो कब होंगे? 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर तो 2027. ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2024. ठीक है, 2024 आ जाएगा. फिर आगे है, हाउ मैनी वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर. ठीक है, आपके स्टेट से कितनी विमेन जो हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट में और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो आप लिख देंगे. मान लीजिए 2, 4, 5 जो भी हैं वो आपने लिख दिया कि स्टेट में कितनी है एंड सेंट्रल में कितनी है. ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको इसी तरह लिखना है. डिटेल जो है अपने स्टेट से लेनी है जो कि सबकी मैक्सिमम की मतलब अलग अलग आएगी, जितने स्टेट हैं जो जिस स्टेट में रह रहा है. सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है वो सबका सेम ही आएगा. ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, फिल कर देना है. लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये भी आपका ये चीज़ अलग अलग आएगा कि कौन से स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव विमेन है. ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ के आपको आंसर इसका कंप्लीट करना है. तो बच्चों इस तरह ये चैप्टर होता है कंप्लीट. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ. लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है.